गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। आज का जो हमारा पेपर है वो फर्स्ट ईयर का लास्ट पेपर, कैरिकुलर स्ट्रेटजी एंड एडॉप्टेशन फॉर चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो आइए जानते हैं कैरिकुलम के बारे में, यानी कि कैरिकुलर स्ट्रेटजी के बारे में, एडॉप्टेशन के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले आपकी जो यूनिट है कैरिकुलर स्ट्रेटजी एंड एडॉप्टेशन फॉर CWHI। CWHI का फुल फॉर्म क्या है? चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट। अभी इसमें यूनिट फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू कैरिकुलर स्ट्रैटेजी, जिसमें 1.1 पूछा है डेफिनेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ कैरिकुलम। डेफिनेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ कैरिकुलम। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं, कैरिकुलम की मीनिंग समझ लेते हैं, डेफिनेशन बाद में देखेंगे। तो जो मीनिंग है कैरिकुलम शब्द जो है वो लैटिन वर्ड के कुरेर शब्द से आया हुआ है, जिसका अर्थ होता है रेस कोर्स। रेस कोर्स का मतलब होता है दौड़ का मैदान। अब दौड़ का मैदान क्यों कहा गया है? क्योंकि एक टीचर और विद्यार्थी दोनों क्या करते हैं? अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए रेस करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए रेस कोर्स कहा गया, दौड़ का मैदान कहा गया। अब डेफिनेशन देख लेते हैं। तो पहली है कनिंघम के अनुसार। कनिंघम के अनुसार पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ का एक ऐसा साधन है जिसमें वो अपने विद्यार्थियों को अपने उद्देश्य के अनुसार विद्यालय में ढाल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इन्होंने चीज़ें बोली, जैसे पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ का एक ऐसा साधन है। ठीक है, क्या है? शिक्षक के हाथ का एक ऐसा साधन है जिसमें वो अपने विद्यार्थी को अपने उद्देश्य के अनुसार विद्यालय में ढाल सके। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्ले होता है। ठीक है, उसको हम जैसा आकार देना चाहे वैसा दे सकते हैं। जैसे बच्चा छोटा होता है, जब जन्म लेता है, उसे उस चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता होता है, तो हम उसे जैसा एटमॉस्फेयर देंगे वो वैसा बनेगा। वैसे ही कैरिकुलम है। कैरिकुलम जो होता है, जैसे आप फर्स्ट टाइम कोर्स में आते हो तो फर्स्ट टाइम आपको नहीं पता होता है कि क्या है। जैसे आपने जब एडमिशन लिया तो आपको HI IDVI इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जैसा कॉन्सेप्ट हमने आपके मन में डाला आप वैसे बनते गए। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जो कैरिकुलम है वो एक साधन है जहाँ पर जो विद्यार्थी आते हैं उनके उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक विद्यालय में हम इकट्ठे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है मुनरो की। इनकी जो डेफिनेशन है, पाठ्यक्रम में वो सभी अनुभव शामिल हैं जिन्हें शिक्षा की पूर्ति के लिए विद्यालयों में उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, पाठ्यक्रम में वो सभी अनुभव शामिल हैं का मतलब एक्सपीरियंसेस हैं। ठीक है, कैसे एक्सपीरियंसेस? जो आपको पढ़ाते हैं टीचर, पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, उस सिलेबस के बारे में, उस टॉपिक के बारे में सारी चीज़ें जानते हैं। तो उसमें शिक्षा की पूर्ति के लिए, आपको नॉलेज देने के लिए विद्यालयों में उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी की हिंदी है गतिविधि का सिद्धांत। ठीक है, तो कैरिकुलम कैसा होना चाहिए? गतिविधि आधारित होना चाहिए। जितना ज़्यादा बच्चे गतिविधि करते हैं उतना ज़्यादा अच्छा सीख पाते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी का मतलब क्या है? उपयोगिता का सिद्धांत। अब उपयोगिता का सिद्धांत का मतलब क्या है? ऐसा कैरिकुलम होना चाहिए जो उपयोग में आए। ठीक है, अगर उपयोग में नहीं आएगा, अगर आपके ये डिप्लोमा जो सर्टिफिकेट है अगर आपके उपयोग में नहीं आएगा तो आप क्या करोगे? पढ़ाई नहीं करोगे। तो इसलिए जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए यूज़फुल हों। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ फ्लैक्सिबिलिटी, मतलब कैरिकुलम लचीला होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी। ऐसा कैरिकुलम होना चाहिए जिससे लोगों में क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप हो। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटेड टू लाइफ। जो भी कैरिकुलम है वो लाइफ से रिलेटेड होना चाहिए, अन्यथा उसका कोई मतलब नहीं होता। अगर आप उसे रिलेट नहीं कर पाते हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, मनोवैज्ञानिक आधारित प्रिंसिपल। ठीक है, क्यों है ये मनोवैज्ञानिक या मनोविज्ञान आधारित सिद्धांत? इसका मतलब ये है कि जैसे हम ह्यूमन बिहेवियर का अध्ययन साइकोलॉजी में करते हैं। ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर के जितने एस्पेक्ट हैं, जितने डायमेंशन हैं वो हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। तो इसीलिए प्रिंसिपल कैसा होना चाहिए? बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट, मतलब संपूर्ण विकास पर की पूर्ति करता हुआ होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई कन्फ्यूज़न है? ओके, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ कैरिकुलम। टाइप्स ऑफ कैरिकुलम नीड बेस्ड, स्किल्स बेस्ड।
ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इसमें कुछ टाइप्स लिए। सब्जेक्ट सेंटर्ड कैरिकुलम जो नीड बेस होता है। सब्जेक्ट सेंटर्ड कैरिकुलम का मतलब होता है कि जैसा सब्जेक्ट होता है उसके आधार पर टीचर उन चीज़ों को एक्सप्लेन करता है, उसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ाता है। ठीक है, ये जो कैरिकुलम होता है वो क्या होता है, नीड बेस्ड होता है। ठीक है। नेक्स्ट है टीचर सेंटर्ड कैरिकुलम। ये भी नीड बेस्ड होता है। टीचर की जो पढ़ाने की विधि होती है या स्ट्रैटेजी होती है उसी के अनुसार पढ़ाता है। नेक्स्ट है एक्टिविटी सेंटर्ड और एक्सपीरियंस बेस्ड कैरिकुलम। एक्टिविटी सेंटर्ड में गतिविधि आधारित कैरिकुलम होता है और अनुभव आधारित कैरिकुलम होता है, ये स्किल्स बेस्ड होता है। इंटीग्रेटेड कैरिकुलम होता है वो नीड बेस्ड होता है। कोर कैरिकुलम में सभी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं कंपलसरी होते हैं, पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो ये नीड बेस्ड और स्किल बेस्ड दोनों होते हैं। हिडन कैरिकुलम, जैसे बहुत बार हम जो भी चीज़ें पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं, है ना। उसमें से हमें क्या चीज़ें याद आती हैं, जो उससे हमें एक्सपीरियंस मिलता है, अनुभव मिलता है, वो हमें हमेशा याद रहता है ना। तो यहाँ पर हिडन कैरिकुलम का मतलब है कि जो भी जैसे हमने लेसन तो पढ़ लिया, पार्ट तो पढ़ लिया, लेकिन हम वो जो भी पढ़ा वो भूल जाते हैं, लेकिन उससे जो हमें स्किल्स मिलते हैं उसको नहीं भूलते हैं। ठीक है, तो हिडन कैरिकुलम के अंतर्गत आता है जो छुपी हुई स्किल्स होते हैं उसके अंतर्गत। इसको हिंदी में वो बोलते हैं छुपा हुआ पाठ्यक्रम। ठीक है, ये स्किल्स बेस्ड होता है। क्लियर है, अब आप आसानी से उसको डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ कैरिकुलम प्लानिंग। स्टेजेस ऑफ कैरिकुलम प्लानिंग जो है उसमें सबसे पहला है उद्देश्यों का निर्धारण, जहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं उसको फुलफिल करने के लिए हम उद्देश्य बनाते हैं। ठीक है, मतलब कोई काम, जैसे आपको कोर्स करना है तो उसके भी ऑब्जेक्टिव होते हैं कि आपको पास करना है। ठीक है, अच्छे से। अब उसके बाद सीखने के अनुभवों का चुनाव। तो सीखने के अनुभवों का चुनाव क्या होता है, जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं उन वैसे अनुभव का चुनाव करते हैं। फिर विषय वस्तु क्या रहेगी उसका चुनाव करते हैं। फिर अधिगम सामग्री क्या रहेगी और गतिविधि कैसे करवाएंगे वो रहेगा। फिर उस कैरिकुलम को लागू करते हैं। फिर लागू करने के बाद क्या करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं कि कितना वो इफ़ेक्टिव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 1.4 कैरिकुलर स्ट्रैटेजी टीचिंग एंड लर्निंग। तो सबसे पहले हम टीचिंग देख लेते हैं। टीचिंग का मतलब क्या होता है, दूसरों को इंस्ट्रक्शन मतलब जो टीचर अपने स्टूडेंट को एक डायरेक्शन देता है, दिशा निर्देश देता है, वो क्या कहलाता है, शिक्षण कहलाता है। ठीक है, अभी इसको बोला गया कि ये एक त्रिआयामी प्रक्रिया है। त्रिआयामी का मतलब इसमें टीचर होता है, ठीक है, इसमें कैरिकुलम होता है और इसमें स्टूडेंट होते हैं, तो इसलिए त्रिआयामी कैरिकुलम बोला गया है। ठीक है, जिसमें टीचर, स्टूडेंट और कैरिकुलम होता है। अब नेक्स्ट है इसकी जो नैरो मीनिंग है, क्लासरूम एजुकेशन, जो हम क्लासरूम में लेते हैं। लेकिन अगर हम वाइडर की बात करें तो जो लाइफ एजुकेशन होती है वो सारी कैरिकुलम के अंतर्गत आती है। ठीक है, नेक्स्ट है डेफिनेशन। रायबर्न के अनुसार शिक्षण के 3 बिंदु हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी एवं पाठ्यक्रम। ठीक है, अब यहाँ पर बताया कि जैसे हमने 3 डायमेंशन की बात करी, तो रायबर्न ने बोला है कि शिक्षण के 3 बिंदु हैं। पहला शिक्षक है, दूसरा शिक्षार्थी है और तीसरा पाठ्यक्रम है। इन तीनों के बीच संबंध स्थापित करना ही शिक्षण कहलाता है। ये बालक की शक्तियों के विकास में सहायता प्रदान करने से है। ठीक है, टीचिंग समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं लर्निंग। तो लर्निंग क्या है, लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, सतत चलने वाली प्रक्रिया जो हमेशा चलती रहती है। जब से हम जन्म लेते हैं और जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक ये प्रोसेस चलती रहती है। हम कुछ ना कुछ फॉर्मल तरीके से सीखते रहते हैं। हाँ, फॉर्मल तरीका एक टाइम के बाद बंद हो जाता है, बट जो इनफॉर्मल तरीका है वो हमेशा चलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है लर्निंग यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, सबके लिए होता है, इस पर कोई लेबल नहीं होता। सार्वभौमिक का मतलब यूनिवर्सल और सार्वभौमिक का मतलब सभी के लिए। ठीक है, तो मतलब जो लर्निंग होती है वो क्या होती है, सभी के लिए होती है, इस पर कोई लेबल नहीं होता है। ठीक है, सभी सीख सकते हैं। नेक्स्ट है गेट्स के अनुसार 1946 में दिया था, टर्निंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू लर्निंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू बिहेवियर। ठीक है, अब यहाँ पर लर्निंग क्या है, मॉडिफिकेशन है बिहेवियर का, किसके द्वारा, व्यवहार के द्वारा, व्यवहार
में संशोधन क्या कहलाता है, लर्निंग कहलाता है। ठीक है, लर्निंग की अगर हम वैसे डेफिनेशन समझे तो क्या होता है, जो भी नॉलेज हम एक्वायर करते हैं उसके थ्रू जो एक्सपीरियंस आता है, अनुभव आता है, उसके आधार पर जो हमारे बिहेवियर में चेंज होता है वो लर्निंग कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है किंग्सले एंड गैरी 1957। लर्निंग इज़ द प्रोसेस बाय विच बिहेवियर चेंज थ्रू प्रैक्टिस और लर्निंग। ठीक है, लर्निंग क्या है, इन्होंने बताया एक प्रक्रिया है जिसमें व्यवहार का परिवर्तन होता है किसके थ्रू, प्रैक्टिस और लर्निंग के थ्रू। ठीक है, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो व्यवहार में जो परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, हेल्प इन प्रॉपर ग्रोथ है, ये प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है, और ये एडजस्टमेंट में भी, सामंजस्य में भी लर्निंग हेल्प करती है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 1.5, अब जो आपका 1.5 है वो है कैरिकुलर नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो इसमें कैरिकुलर नीड्स क्या है बच्चों की, तो सबसे पहले तो बच्चों का जो बेसिक लेवल है उसके अनुसार बच्चों को एजुकेशन देनी चाहिए। ठीक है, बच्चों की कैरिकुलम में एडॉप्टेशन, एकोमोडेशन, मॉडिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, उनके अनुकूल चीज़ें होनी चाहिए, उन्हें आवासित करना चाहिए, उनके लिए कंटेंट या जो भी चीज़ें उसको मॉडिफाई करनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा कैरिकुलर स्ट्रैटेजी जो भी हम पढ़ाने के लिए अपनाते हैं, जो टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी होती है, रणनीति होती है, शिक्षण विधि होती है, वो बच्चों की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए। नेक्स्ट है होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस करना चाहिए, मतलब बच्चों के समग्र विकास पर फोकस करना चाहिए, ऐसा कैरिकुलम बच्चों की नीड होती है। ठीक है, तो ये क्लियर है 1.5। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यूनिट 2 कैरिकुलर एडॉप्टेशन। 2.1 में पूछा कैरिकुलर एडॉप्टेशन मीनिंग एंड प्रिंसिपल। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं एडॉप्टेशन का मतलब क्या होता है। एडॉप्टेशन का मतलब अनुकूलन, अनुकूलन का मतलब किसी के आधार पर अनुकूल करना, यानी एडॉप्ट करना। ठीक है, तो इसमें कई चीज़ें एडॉप्ट होती हैं, जैसे टेक्स्ट बुक हो गया, लैंग्वेज हो गया, नॉलेज हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, असेसमेंट हो गया। ठीक है, टेक्स्ट बुक एडॉप्टेशन की अगर हम बात करें तो इसमें हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, जैसे आप लेसन प्लान बनाते हो ना, तो लेसन प्लान में एडॉप्टेशन करते हैं ना, उसमें हम क्या करते हैं, जो हार्ड वर्ड होते हैं उनको रिमूव करते हैं, उनकी जगह पे इजी वर्ड लगाते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या करते हैं, पिक्चर लगाते हैं, TLM का यूज़ करते हैं उनको समझाने के लिए, दैट इज़ टेक्स्ट बुक एडॉप्टेशन। उसमें कंटेंट का जो एडॉप्टेशन करते हैं। लैंग्वेज एडॉप्टेशन में जो लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, ज़्यादा बड़ी होती है, बच्चे को ज़्यादा यूज़फुल लैंग्वेज का एक्सपोजर देते हैं। नॉलेज एडॉप्टेशन में बच्चों को सिखाने पर जोर देते हैं। प्रेजेंटेशन एडॉप्टेशन में जिस तरीके से बच्चा प्रेजेंट करना चाहता है। ठीक है, साइन लैंग्वेज, ओरल, तो इस आधार पर हम प्रेजेंटेशन में एडॉप्टेशन कर सकते हैं। असेसमेंट, बच्चा अगर ओरल में देना चाहता है तो ओरल में ले सकते हैं, रिटन में देना चाहता है रिटन में ले सकते हैं, साइन लैंग्वेज द्वारा देना चाहता है तो साइन लैंग्वेज में। ठीक है, अब नेक्स्ट है एडॉप्टेशन का अगर मतलब हम थोड़ा सा और समझें तो एडॉप्टेशन व्हाट इज़ टॉट, मतलब एडॉप्टेशन जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, हमें क्या पढ़ाना है उसका एडॉप्टेशन, यानी कि कैरिकुलर एडॉप्टेशन। ठीक है, जो भी हम कंटेंट पढ़ाने जा रहे हैं उसका एडॉप्टेशन करते हैं। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शनल एडॉप्ट हाउ इज़ टॉट, हमें जो पढ़ाना है उसमें एडॉप्टेशन। अब किस तरीके से करेंगे, जिस तरीके से बच्चों की नीड है, जिस तरीके से एक स्टूडेंट सीखना चाहता है, उसके आधार पर हम क्या करेंगे, अपने जो इंस्ट्रक्शन है हमारा उसमें एडॉप्टेशन कर सकते हैं। इकोलॉजिकल, जो हमारा सेटिंग अरेंजमेंट होता है। ठीक है, एडॉप्ट द सेटिंग, जहाँ पर बच्चों को बिठाना है, तो हम अक्सर मोस्टली देखते हैं कि हम जो HI बच्चे होते हैं उनको यू शेप यानी सेमी सर्कल में बिठाते हैं। क्यों बिठाते हैं, ताकि एक टीचर सब तक उसकी पहुंच हो सके। ठीक है, तो हम इकोलॉजिकल भी कर सकते हैं। अब इसमें मैंने 9 टाइप्स ऑफ एडॉप्टेशन भी डाला है, जिसे हम क्वांटिटी में कर सकते हैं। क्वांटिटी में क्या कर सकते हैं, एडॉप्टेशन जैसे अगर साइज़ बहुत बड़ा है तो उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं बच्चों की नीड के हिसाब से। नंबर्स ऑफ आइटम्स हैं तो उसे कम कर सकते हैं। टाइम में एडॉप्टेशन कर सकते हैं, एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं, या फिर अगर गिफ्टेड बच्चा है, कम टाइम में कर ले रहा है तो उसे उस हिसाब से टाइम देंगे। सपोर्ट में जितनी उसे ज़रूरत है उस तरीके की स्कैफोल्डिंग या सपोर्ट दे सकते हैं। इनपुट में जो हम पढ़ा रहे हैं, हमारा जो इंस्ट्रक्शन है, टीचिंग मेथड है, कंटेंट है, उसमें एडॉप्टेशन कर सकते हैं। जैसे हमें जितना पढ़ाना है, हमें इतना भी नहीं होना चाहिए कंटेंट की ओमिट हो।
ठीक है, उसके बारे में ऐसा लगे कि आप कंटेंट की उल्टी कर रहे हो, ये फिर कहीं ना कहीं बच्चों के सर के ऊपर जाती है। तो कंटेंट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए और इजी होना चाहिए। जैसे हम मैक्सिमम ऑफ टीचिंग यूज़ करते हैं, सरल से कठिन की ओर। नेक्स्ट है आउटपुट। बच्चों का जो रिस्पॉन्स है, अगर बच्चा रिस्पॉन्स कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बच्चा रिस्पॉन्स कर रहा है, उसने एक शब्द बोला है और उससे रिलेटेड है तो ठीक है। ये नहीं कि अगर हम, ये एडॉप्टेशन बिल्कुल नहीं होगा कि हमने पूछा है और उससे A to Z जो भी चीज़ें हैं वो लिखनी पड़े। नहीं, अगर वो साइन में जवाब देना चाहता है तो ठीक है। अगर बच्चा ओरल में देना चाहता है, एक शब्द बोला है, तो भी हम उस तरीके से उसके इन आउटपुट का एडॉप्टेशन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एचआई बच्चों की जो लैंग्वेज होती है वो बहुत ज़्यादा पुअर होती है, मतलब वीक होती है, कम होती है। नेक्स्ट है डिफ़िकल्टी लेवल। डिफ़िकल्टी लेवल का भी अडॉप्टेशन होता है। अब इसमें क्या होता है, डिफ़िकल्टी लेवल को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। पार्टिसिपेशन में होता है, ठीक है, फुल्ली पार्टिसिपेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटी देके। अल्टरनेट गोल्स में हो सकता है, सब्स्टिट्यूट कैरिकुलम में हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम एडॉप्टेशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैरिकुलम। तो पहला प्रिंसिपल है कैरिकुलम के बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब जो उसका बेस है बुक का। बहुत बार हम एडॉप्टेशन करने के चक्कर में क्या करते हैं, सारी चीज़ों को मतलब कम कर देते हैं। जैसे मैं बहुत बार बच्चों को बोलती हूँ एडॉप्टेशन करने के लिए, तो वो क्या करते हैं, एडॉप्टेशन करने के चक्कर में स्टोरी जो होती है वो बिल्कुल शॉर्ट करके लेके आते हैं। ये एडॉप्टेशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको एडॉप्टेशन मानेंगे तो बहुत ज़्यादा गलत होगा, क्योंकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो हम सिखाना भूल जाएंगे। तो हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें से सिखानी हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट को हमें चेंज नहीं करना चाहिए। अनुकूलन का उद्देश्य स्टूडेंट को अनुभव प्रदान करना होना चाहिए, ठीक है। सेकंड है इक्वालिटी, मतलब समानता का अधिकार, सबके लिए समान कंटेंट नहीं हो। नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन, टीएलएम में कर सकते हैं, जो शिक्षण जो हमारी मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल है उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। एकोमोडेशन मॉडिफिकेशन दे सकते हैं। इक्विटी, नीड बेस्ड एजुकेशन दे सकते हैं। तो ये हमारे सारे प्रिंसिपल हैं, इसके बारे में आप डिफाइन कर सकते हैं। 2.1 क्लियर हो गया, कोई कन्फ्यूज़न है? आगे बढ़ते हैं। 2.3 अब यहाँ पर पूछा है स्टडी ऑफ एग्जिस्टिंग कैरिकुला एट प्री स्कूल लेवल। यहाँ पर मॉन्टेसरी एंड किंडरगार्टन पूछा है, ठीक है। मॉन्टेसरी मेथड जो है आपका, मॉन्टेसरी मेथड जो है आपका, उसको मौर्य मॉन्टेसरी ने डेवलप किया है, ठीक है। 1870 में इनका बर्थ हुआ था। सबसे पहला स्कूल इन्होंने खोला है, इस्टेब्लिश किया शिशु गृह, और 1909 में मॉन्टेसरी स्कूल इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। सबसे पहला मॉन्टेसरी स्कूल इन्होंने इंडिया में इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। अब मद्रास में, अब इनके प्रिंसिपल जो है वो देख लेते हैं। इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं कि इनका पहले स्कूल का नाम क्या था, या फिर मॉन्टेसरी स्कूल इंडिया में कब खुला, कहाँ पे खुला। तो मद्रास में, और 1909 में इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। इनका जो प्रिंसिपल है ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण का सिद्धांत, क्योंकि इन्होंने सेंस ट्रेनिंग पर ज़्यादा फोकस किया। तो मतलब इनका मानना है कि ज्ञानेंद्रियों की को ट्रेंड करना चाहिए, ऐसी ट्रेनिंग देनी चाहिए जिसमें ज्ञानेंद्रियों की ट्रेनिंग हो, क्योंकि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही हम नॉलेज को ग्रहण करते हैं, और जितना अच्छी ट्रेनिंग होगी उतनी अच्छी नॉलेज हम ग्रहण कर पाएंगे। नेक्स्ट है मांसपेशियों के प्रशिक्षण का सिद्धांत, फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर स्किल्स अच्छी हो जाएगी। स्व शिक्षा का सिद्धांत दिया, जिसमें सेल्फ स्टडी का है कि आप खुद से बैठ के, मतलब किसी के फोर्स में आके मत पढ़ो, खुद से आप आंतरिक मन करे तो पढ़ो, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है किंडरगार्टन मेथड। अब किंडरगार्टन मेथड जो है उन्होंने फ्रोवेल ने दिया। इनका जन्म हुआ था 1782 में। अब यहाँ पर किंडरगार्टन को दो शब्दों में इन्होंने उसमें डिवाइड किया, दो शब्दों से मिलकर बना किंडर प्लस गार्टन। किंडर का अर्थ होता है चाइल्ड, और गार्टन का अर्थ होता है गार्डन। मतलब किंडरगार्टन का मतलब होता है बच्चों का बगीचा, ठीक है। आगे देखते हैं। मतलब इन्होंने जो बच्चे हैं उनको प्लांट से डिनोट किया है, ठीक है। किससे डिनोट किया है इन्होंने? प्लांट से चिल्ड्रन को डिनोट किया है, ठीक है। और गार्डन मतलब इन्होंने गार्डन को किससे किया है? टीचर से। सॉरी, यहाँ पर गार्डन है, आप यहाँ पर गार्डन कर लेना, ठीक है।
गार्डन को किससे किया है? टीचर से किया है। तो इनका मानना है कि मतलब जो बच्चे हैं वो क्या है, प्लांट है, पौधों की तरह है, उन्हें सिंचाई दे के उनकी केयर करके उनको आगे बढ़ा सकते हैं। शिक्षक क्या है? गार्डनर है, माली है। सॉरी, ये सही है, गार्डन नहीं है, गार्डनर है। गार्डनर मतलब माली, ठीक है। तो माली को शिक्षक से तुलना की है। मतलब जो शिक्षक होता है वो अपने स्टूडेंट की केयर किसकी तरह करता है? पौधों की तरह करता है, ठीक है। इनका जो प्रिंसिपल है, सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी, एकता का सिद्धांत। मतलब एक, जैसे सुना है ना कि एकता में शक्ति होती है, तो सबको एक साथ मिलकर रहना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण का सिद्धांत दिया है। बच्चे का समाजीकरण पे ज़्यादा ध्यान दिया है। प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, इन्होंने बोला है कि बच्चे को जितनी फ्रीडम दी जाएगी उतना अच्छा वो सीखेगा। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, बच्चों के विकास पर ज़्यादा फोकस किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2.3 है नीड फॉर कैरिकुलम एडॉप्टेशन एट प्री स्कूल लेवल। तो क्या नीड है? तो सबसे पहले इक्वालिटी चाहिए, सबको एक जैसी शिक्षा के लिए कैरिकुलम एडॉप्टेशन की नीड होती, ताकि सभी सब पढ़ें, सब बढ़े। नीड बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए। सपोर्ट लेवल अच्छा होना चाहिए। सपोर्ट लेवल के लिए एडॉप्टेशन कर सकते हैं। एड्स एंड अप्लायंस के लिए कर सकते हैं। इनपुट और आउटपुट की ज़रूरत हो सकती है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चों के लिए, बच्चों के अनुसार होना चाहिए। डिफ़िकल्टी लेवल कम होनी चाहिए ताकि बच्चों को समझ में आए। सेटिंग अरेंजमेंट बच्चों की नीड के अनुसार होनी चाहिए। टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी बच्चों की नीड के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2.4 है कैरिकुलम एडॉप्टेशन एट एलिमेंट्री लेवल। वही चीज़ें होंगी जो आपने उसमें 2.3 में देखा था, आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। 2.5 में है एडॉप्टेशन ऑफ टीचिंग स्ट्रैटेजी एज पर चिल्ड्रन नीड। तो हमें टीचिंग स्ट्रैटेजी क्या अपनानी चाहिए? जैसे बच्चों की नीड है, अब हम जैसे HIVI IDD, ठीक है, इस तरीके से जो डिसेबिलिटी हैं अगर उनके हिसाब से देखो तो HI बच्चों का कौन सा सेंस लॉस होता है? ऑडिटरी, ठीक है। VI बच्चों का कौन सा होता है? विजुअल। और सॉरी, VI बच्चों का कौन सा विज़न होता है, और बहुत बार उनको टेक्टाइल की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए मैंने इसमें BAKT डाला है। ये बहुत ही यूज़फुल है, इस तरीके से रणनीति अपना सकते हैं। जैसे HI बच्चा है तो उससे विजुअल एड्स ज़्यादा दे सकते हैं सिखाने के लिए, ठीक है। और अगर कोई VI का बच्चा है तो उसके लिए ऑडिटरी सेंस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। IDD का बच्चा है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी का, तो काइनेस्थेटिक की ज़रूरत होगी, ठीक है। विजुअल इम्पेयरमेंट का बच्चा है तो उसके लिए ऑडिटरी प्लस टेक्टाइल भी हो सकती है। डेफ ब्लाइंड बच्चे हैं उनके लिए भी टेक्टाइल हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड यूनिट, टेक्निक्स ऑफ इवेल्युएशन फॉर कैरिकुलर एक्टिविटी। अब यहाँ पर सबसे पहले पूछा मीनिंग एंड स्कोप ऑफ इवेल्युएशन। तो इवेल्युएशन का मतलब क्या है? मूल्यांकन की अगर हम मूल्यांकन की बात करें तो मूल्यांकन को दो भागों में, मतलब दो शब्दों से मिलकर बना है, मूल्य प्लस अंकन। मूल्य और प्लस अंकन का मतलब क्या होता है? मूल्य और प्लस अंकन का मतलब क्या होता है? मूल्यों की माप। मतलब जो हमारे वैल्यूज़ होते हैं उनके लिए जजमेंट या मीजरमेंट होता है, ठीक है। तो मूल्यांकन इज इक्वल टू मापन प्लस मूल्य निर्धारण। मतलब हम सबसे पहले क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं और उसके बाद मूल्य निर्धारण करते हैं, ठीक है। तो इसमें डेफिनेशन है ब्रेडफील्ड एंड मोरडॉक के अनुसार, मूल्यांकन किसी घटना को प्रतीक आवष्टित करना है जिससे उस घटना का महत्व अथवा मूल्य किसी सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा वैज्ञानिक मानदंड के संदर्भ में ज्ञात किया जा सके, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मूल्यांकन करना है तो हमें बच्चे का करना है, मतलब बच्चे का लेवल क्या है, उसे कितनी एजुकेशन है, उसे कितनी नॉलेज है किसी चीज़ की, इस चीज़ का हम क्या करते हैं? मूल्यांकन करते हैं, ताकि हम उसके लेवल के अनुसार मार्क्स प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। अब इसमें जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? तो छात्रों की वृद्धि एवं विकास में सहायता करना। दूसरा है छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान की जांच करना। तीसरा है छात्रों में शैक्षिक प्रगति में बाधक तत्वों को जानना, ठीक है। छात्रों में कंपटीशन की भावना विकसित करना।
अब इसका स्कोप क्या है, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कर सकते हैं, एजुकेशनल अचीवमेंट में कर सकते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कर सकते हैं, और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न है? आगे बढ़ते हैं। 3.2 है टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। फॉर्मेटिव, अब इसमें इवेल्युएशन के टाइप्स पूछे हैं तो दो हैं, फॉर्मेटिव और समेटिव। फॉर्मेटिव का मतलब होता है कि इसमें ड्यूरिंग टीचिंग प्रोसेस, जब आपकी शिक्षण प्रक्रिया चल रही होती है उस टाइम पे क्या करते हैं हम, असेसमेंट करते हैं कि आपने कितना सीखा है या जिस तरीके से हम सिखा रहे हैं वो कितना यूज़फुल है। ठीक है, कहाँ पर कमी रह गई है तो हम सुधार कर सकते हैं उसमें। ठीक है, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाता है। अब इसके एग्जांपल की बात करें तो जैसे क्लास टेस्ट आपका, यूनिट टेस्ट, मिड टेस्ट, या फिर सरप्राइज टेस्ट बीच में ले लें पढ़ाते समय। ठीक है, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, फॉर्मेटिव असेसमेंट में आएंगी। नेक्स्ट है समेटिव, आफ्टर टीचिंग प्रोसेस। इसकी आफ्टर टीचिंग प्रोसेस जो है मतलब पढ़ाने के बाद किया गया आकलन क्या कहलाता है, समेटिव आकलन। ठीक है, जिसमें सुधार की कोई वो नहीं हो सकती, सुधार नहीं हो सकता है। ठीक है, सीधे जजमेंट होता है। तो अगर हम इन दोनों के एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम चावल बनाते हैं, हमने भगोने में बनाया तो हम क्या करेंगे, बीच बीच में जैसे बनाते हैं चलाते जाते हैं तो चावल उठा के चेक करते हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, मतलब उसमें सुधार कर सकते हैं, पानी कम है तो और डाल सकते हैं। ठीक है, या फिर ज़्यादा है तो निकाल सकते हैं पानी, उसमें सुधार कर सकते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या है, पढ़ाने के बाद पता किया कि किस तरीके से चीज़ें बच्चों को समझ में आती हैं या नहीं आती हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं। लेकिन समेटिव असेसमेंट में जैसे चावल कुकर में रख के बना दिया और बाद में चेक करते हैं तो उसमें सुधार थोड़ी ना होता है, तो वो समेटिव असेसमेंट कहलाता है। ठीक है, बट आप इसको रिलेट करना अगर इस एग्जाम्पल को लिखते हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके, आगे नेक्स्ट है 3.3 इवेल्यूशन बेस्ड ऑन नॉलेज एंड लैंग्वेज। तो इसमें नॉलेज का अगर हम इवेल्यूशन की बात करते हैं तो कंप्लीट लर्निंग की इवेल्यूशन की बात करते हैं, जो बच्चे ने सीखी है। ठीक है, जो भी पर्टिकुलर टॉपिक में या पर्टिकुलर कंटेंट में बच्चे ने सीखा है उस कंप्लीट लर्निंग की बात करते हैं, उनके मूल्यांकन की बात करते हैं। कंबाइन द स्टूडेंट फीडबैक इन डेप्थ, मतलब जो स्टूडेंट की फीडबैक की गहराई है, ठीक है, उनको समझने के लिए। सपोर्ट द गोल्स ऑफ लर्निंग इन्वायरमेंट, मतलब जो लर्निंग इन्वायरमेंट है या सब उसके जो जो लक्ष्य है लर्निंग इन्वायरमेंट के, उनको सपोर्ट करने के लिए नॉलेज का इवोल्यूशन किया जा सकता है। अब यहाँ पर एम्पावर टीचर्स में एक टाइमली इंटरवेंशन, इसमें टीचर एम्पावर कर सकता है अगर बीच में पता चल जाए कि बच्चे को कितनी नॉलेज है उसको। ठीक है, फिर असेसमेंट, जो नॉलेज की मास्टरी है उसका असेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नॉलेज बेस्ड इवैल्यूएशन में। लैंग्वेज बेस्ड इवैल्यूएशन देखें तो दो लेवल पर कर सकते हैं। एक तो रिसेप्टिव स्किल्स क्या है बच्चे की, किस तरीके से वो लैंग्वेज को ग्रहण करता है उसका, और दूसरी चीज़ किस तरीके से वो सीखी गई भाषा को अभिव्यक्त करता है, उसका इवैल्यूएशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 3.4 एग्जीक्यूशन ऑफ इवैल्यूएशन। तो इसके 3 स्टेज होते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। सेटिंग परफॉर्मेंस गोल्स, मतलब जो प्रदर्शन के लक्ष्य होते हैं, किस तरीके से इवैल्यूएशन को परफॉर्म करना है उस चीज़ की सेटिंग करते हैं। ठीक है, तो पहले प्रिपरेशन करते हैं। दूसरा है एग्जीक्यूशन, इसमें टास्क देते हैं बच्चे की एबिलिटी के हिसाब से। ठीक है, फिर इवैल्यूएशन करते हैं जिसमें पॉजिटिव फीडबैक प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इवैल्यूएशन को लागू कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है को कैरिकुलर एक्टिविटी, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ सेंस ट्रेनिंग, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट, क्राफ्ट, डांस एंड म्यूजिक। तो आपको पता है को कैरिकुलर एक्टिविटी में सबसे पहले तो प्लानिंग, एग्जीक्यूशन ऑफ सेंस ट्रेनिंग। तो सेंस ट्रेनिंग क्या होती है, मतलब जो सेंसरी हमारी होती है, जो हमारे सेंस
सेंसरी ऑर्गन होते हैं उनकी ट्रेनिंग की बात करते हैं। तो इसमें जैसे ऑडिटरी हो गई, ईयर, विजन का आई, स्किन का, टेक्सचुअल, टेस्ट का, टंग और ऑल फैक्ट्री यानी कि नोज़। तो ये जितने भी हमारी सेंसेस हैं उनकी ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, उनके प्लानिंग की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन क्या है? शारीरिक शिक्षा जो है, इसमें डेफिनेशन है डेल्बर्ट और यूकर के अनुसार। इसमें शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों को सामूहिक फिर से बताती हूँ। शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा व्यक्ति को प्राप्त होता है। ठीक है, अब शारीरिक शिक्षा क्या है? जो सामूहिक अनुभव में प्राप्त होते हैं, जो भी हम क्रियाएं करते हैं उनके द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के भीतर अनुभवों के कारण व्यक्ति विशेष में होने वाले परिवर्तनों का कुल जोड़ है। मतलब जो व्यक्ति में परिवर्तन होते हैं उनके अनुभव के कारण शरीर में, या फिर मतलब कोई भी जो परिवर्तन होते हैं वो उसका कुल जोड़ क्या कहलाता है? शारीरिक शिक्षा कहलाती है। ठीक है, ये है रोजालैंड के अनुसार डेफिनेशन। नेक्स्ट है आर्ट एंड क्राफ्ट। तो आर्ट एंड क्राफ्ट क्या होता है वो देख लेते हैं। आर्ट एक प्रकार का कृत्रिम निर्माण है जिसमें शारीरिक मानसिक कौशलों का विकास होता है। ठीक है, कलाकार नाम सुनो, मतलब बहुत आप लोगों को पता होगा कलाकार का मतलब क्या होता है? जिसमें कुछ अलग स्किल्स होती हैं, एबिलिटी होती है अलग करने की। ठीक है, यूनिकालिटी होती है। मन के अंदर की सुंदर प्रस्तुति ही कला है। ठीक है, इसमें आर्ट और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं क्राफ्ट में। तो आर्ट क्या है? इसमें इमोशन और आइडियाज़ को और कॉन्सेप्ट को एक्सप्रेस करते हैं, वो आर्ट कहलाता है। और क्राफ्ट क्या होता है? क्रिएट फंक्शनल ऑब्जेक्ट, मतलब जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके कार्य को करते हैं या क्रिएट करते हैं, कुछ बनाते हैं। ठीक है, आर्ट है फ्री फॉलोइंग इनिशिएटिव। इसमें क्या होता है? स्वतंत्र रूप से जो भी चीज़ें हम करते हैं, जो भी पहल करते हैं। लेकिन क्राफ्ट में स्ट्रक्चरड सिस्टमैटिक, मतलब इसमें जो भी चीज़ें होती हैं वो संरचनात्मक होती है और सिस्टमैटिक होती हैं। आर्ट में वैरायटी ऑफ मटेरियल जो होता है इंक्लूडिंग नॉन ट्रेडिशनल होता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो मटेरियल होते हैं सच एज मतलब वुड होता है, फैब्रिक होती है, क्ले होता है। डांस और म्यूजिक के बारे में आप जानते हो तो आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिट 4 जिसमें पूछा है रोल ऑफ लैंग्वेज इन एजुकेशन एंड टीचिंग स्ट्रेटजी विथ नेसेसरी एडॉप्टेशन। ठीक है, फॉर CWHI। 4.1 है रोल ऑफ मदरीज इन एजुकेशन ऑफ यंग चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो इसमें जो है मदरीज क्या होता है? जैसे भाषा अधिग्रहण एवं मस्तिष्क के विकास पर प्रभाव डालती है। जिन बच्चों के माता पिता मतलब ज़्यादा समय बिताते हैं, ज़्यादा अच्छा एक्सपोजर देते हैं बच्चों को, उनके जो समझने की एबिलिटी होती है या फिर भाषा सीखने की एबिलिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। उनका संज्ञानात्मक विकास भी अच्छा होता है और भाषा विकास भी बेहतर होता है। अब रोल क्या है? तो बच्चे की कम्युनिकेशन को मतलब जो कम्युनिकेशन का एक्सपोजर होता है उसको बढ़ावा देना, बॉडी लैंग्वेज या फिर और लैंग्वेज सिखाना, अनुमान लगाना, मतलब ये भी कैसे जो बच्चा क्या कहना चाहता है, क्या एक्सप्रेस करना चाहता है उसके बारे में अनुमान लगाना। ठीक है, ये सारे रोल हो सकते हैं जो आप डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है 4.2। तो सबसे पहले इसमें है कैरिकुलर स्ट्रेटजी इन इन्हेंसिंग लैंग्वेज इन वेराइंग फिलॉसफी ऑफ डेफ एजुकेशन एंड सब्जेक्ट टीचिंग। तो सबसे पहले देखेंगे कैरिकुलर स्ट्रेटजी इन इन्हेंसिंग लैंग्वेज। तो इसमें क्या कर सकते हैं? यूज़ ऑफ मल्टी सेंसरी चैनल या अप्रोच, मतलब जो बहु ज्ञानेंद्रिय हैं उनका उपयोग कर सकते हैं, चाहे बच्चों को भाषा सिखाने के लिए या भाषा को इन्हेंस करने के लिए। उपयोगी भाषा बच्चों को सिखानी चाहिए, मतलब जो भी हम सिखा रहे हैं वो यूज़फुल होनी चाहिए बच्चों को, जो भी भाषा सिखा रहे हैं। सार्थक स्थिति एवं संदर्भ का उपयोग करना चाहिए। जैसे डेली लिविंग में हम बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो उन सारे कॉन्टेक्स्ट को बच्चों को भाषा सिखाने के लिए यूज़ करना चाहिए। जैसे बच्चों की जो डेली लिविंग एक्टिविटी है, ठीक है, जैसे बच्चे को नहाना सिखाते हैं, ब्रश करना सिखाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, तो उन सब चीज़ों के माध्यम से हम भाषा सिखा सकते हैं। भाषा को साधन की तरह समझा जाना चाहिए, ना कि साध्य। ठीक है, भाषा को क्या समझा जाना चाहिए? साधन है। भाषा सिखाने की शुरुआत बहुत जल्दी अवस्था में कर देनी चाहिए ताकि बच्चे में भाषा क्रिटिकल पीरियड में अच्छे से डेवलप हो पाए।
ठीक है। अब डेफ एजुकेशन फिलोसफी देख लेते हैं। तो इसमें आप सबने पढ़ा है एजुकेशनल बाइलिंगुअलिज्म, ओरलिज्म और टोटल कम्युनिकेशन। हाँ, यही है डेफ एजुकेशन फिलोसफी। ठीक है। एजुकेशनल बाइलिंगुअलिज्म में क्या होता है, इसमें 2 लैंग्वेज होती हैं, 2 भाषाएं होती हैं, एक भाषा के आधार पर दूसरी भाषा सिखाई जाती है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ओरल और प्लस साइन। ठीक है, एसएल साइन लैंग्वेज दोनों होती हैं। ओरलिज्म किस पर फोकस करता है, सिर्फ ओरल लैंग्वेज पर। टोटल कम्युनिकेशन में ऑल सोर्सेज होते हैं। ठीक है, सभी स्रोत होते हैं, जितने होते हैं वो ऑल होते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हैं। वैसे कम्युनिकेशन ऑप्शन के नाम से इसकी वीडियो भी पड़ी है, तो चाहो आप देख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है सब्जेक्ट टीचिंग। सब्जेक्ट टीचिंग है जो है उसके कुछ मेथड हैं, जैसे स्ट्रक्चरल मेथड है, नेचुरल मेथड है और कंबाइंड मेथड है। स्ट्रक्चरल मेथड क्या होता है, ग्रामेटिकल संरचना पर आधारित होता है, यानी कि इसमें रूल होते हैं, नियम होते हैं। ठीक है, जिसके आधार पर हम क्या करते हैं, शब्दों का निर्माण करना बच्चों को सिखाते हैं। जैसे एपल प्रोग्राम हो गया, फिजराल्ड की हो गई, इनकी कहीं ना कहीं नियम हैं अलग अलग। नेचुरल मेथड जो है उस पर इनपुट और एक्सपोजर पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, मतलब किस तरीके से हम बच्चे को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, किस तरीके का मौका दे रहे हैं। ठीक है। कंबाइंड मेथड में दोनों चीज़ें होती हैं, स्ट्रक्चरल मेथड और नेचुरल मेथड। ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 4.3 रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज एज पर NPE 2020। तो अगर हम NPE की लैंग्वेज की बात करें तो एज पर NPE लैंग्वेज डिनोटेड बाय, मतलब जो लैंग्वेज है उसको डिनोट किया गया है R1, R2 और R3 से। ठीक है, जो लैंग्वेज है उसको डिनोट किससे किया गया, R से। तो इसमें 3 लैंग्वेज का वो 3 फॉर्मूला को फॉलो किया गया। पहला है R1, R2 और R3। ठीक है। अब R1 जो है उसमें क्या है, तो स्टेट लैंग्वेज जो आपकी क्षेत्रीय भाषा है, और दूसरा है मदर टंग जो आपकी मातृभाषा है, उनकी बात की जाती है इसमें। R2 है अदर देन R1, यानी कि नेशनल लैंग्वेज जो आपकी राष्ट्र भाषा है। फिर R3 है अदर देन R1 एंड R2 जो आपकी ग्लोबल लैंग्वेज है। ठीक है। अब इनका इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, तो आप लिख सकते हो ऐसे कि चाहे बच्चे को अगर स्टेट लैंग्वेज या मदर टंग में अगर हम चीज़ों को सिखाते हैं तो ज़्यादा अच्छा सीखेंगे। ठीक है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ठीक है, सीखने के अवसर ज़्यादा होंगे। तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है 4.4। तो 4.4 में है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल बाइलिंगुअलिज्म, क्लासिकल लैंग्वेज एंड फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग फॉर डेफ। ठीक है, इसमें एजुकेशनल बाइलिंगुअलिज्म पूछा तो आपको पता है एजुकेशनल बाइलिंगुअलिज्म क्या है। 2 लैंग्वेज होती हैं, बाइलिंगुअलिज्म मतलब द्विभाषितावाद। तो द्विभाषिता में 2 भाषाएं होती हैं, पहली साइन लैंग्वेज, दूसरी स्पोकन लैंग्वेज। ठीक है। अब नेक्स्ट है क्लासिकल लैंग्वेज। तो इसमें भारत में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है। पहला है तमिल जो बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है, जिसको द्रविड़ रत्न भी कहा जाता है, भारत के दक्षिणी भाग में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। ये 2004 में इसको क्लासिकल लैंग्वेज के लिए मान्यता मिली। ठीक है। नेक्स्ट है संस्कृत है। संस्कृत इसकी उत्पत्ति वैदिक युग में हुई, इसको देवताओं की भाषा भी बोलते हैं। तो ये 26 जनवरी 2005 को भारत ने संस्कृत को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी। फिर नेक्स्ट है तेलुगु, आंध्र प्रदेश की भाषा है, 2008 में शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता मिली इसको। फिर है कन्नड़ जो है कर्नाटक की आधिकारिक भाषा है। कन्नड़ का इतिहास जो है वो 2000 वर्षों से अधिक पुराना है। 2008 में इसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला। नेक्स्ट है मलयालम जो इस भाषा का उपयोग केरल राज्यों में किया जाता है, दक्षिण भारत में उपयोग में लाया जाता है। ठीक है। 2013 में इसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला। उड़िया है, उड़ीसा राज्य में बोली जाने वाली भाषा है, 2500 वर्ष पुरानी है, जिसे 20 फरवरी 2014 में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला। नेक्स्ट है फॉरेन लैंग्वेज। तो विदेशी जो भाषा है वो क्या है, जो किसी आधिकारिक मतलब ये कोई आधिकारिक भाषा नहीं है, सचेत सीखने के माध्यम से हासिल करने की आवश्यकता होती है, इसको बाद में सीखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है 4.5 इम्पोर्टेंस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग
ऑफ साइन लैंग्वेज फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन एंड कैरिकुलम। तो शिक्षा में समावेशिता और सुगमता, मतलब सबको शामिल करना और सबको नीड बेस्ड एजुकेशन देना। नेक्स्ट है सुलभ शिक्षण वातावरण, मतलब ऐसा वातावरण देना जो सभी बच्चे एक्सेस कर पाएँ। शैक्षिक अनुभवों में पूर्णतः भाग लेना, मतलब जो भी शैक्षिक अनुभव हैं या गतिविधि होती हैं उसमें सबको भाग लेना ज़रूरी होता है, सबकी फुल्ली एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन ज़रूरी होती है। नेक्स्ट है भौतिक पहुँच, तो भौतिक पहुँच में जो वातावरण है वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें डेफ कल्चर की पहचान होती है, संचार संबंधी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, व्यक्तियों को सशक्त बना सकते हैं, और जो ब्रिज गैप होते हैं लोगों के बीच, लेबल होता है, उसको हम पाट सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नीड एंड प्रिंसिपल ऑफ कैरिकुला बेस्ड ऑन यूडीएल। तो सबसे पहले हम 5.2 था बट किसी वजह से शायद छूट गया है, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि यूडीएल क्या है, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग क्या है। तो एक ऐसे डिज़ाइन जो सभी के लिए हो, ठीक है, चाहे वो डिफरेंटली एबल हो, चाहे वो सामान्य बालक हों, चाहे वो किसी प्रकार का उनके जो डाइवर्स लर्नर होते हैं उन सभी के लिए होता है। ठीक है, आगे देखते हैं नीड एंड प्रिंसिपल ऑफ कैरिकुला बेस्ड ऑन यूडीएल। तो प्रिंसिपल ऑफ यूडीएल की बात करें तो इक्विटेबल यूज़, मतलब सभी के जितनी ज़रूरत के हिसाब से लोग यूज़ कर पाएँ, फ्लैक्सिबिलिटी हो उपयोग करने में, सिंपल हो, पहल करने वाला हो, जो भी इंफॉर्मेशन हो वो समझ में आने वाला हो, अगर गलतियां हो बच्चों से तो वो टॉलरेंस हो उसके प्रति, ज़्यादा फिजिकल एफर्ट नहीं हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। 5.3 है प्रिंसिपल ऑफ कैरिकुला बेस्ड ऑन यूडीएल, मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, इंगेजमेंट एंड एक्शन। तो सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम ये लिख सकते हैं व्हाट लर्न, मतलब किस तरीके से हम जो हमारा कंटेंट है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इंगेजमेंट है हाउ टू लर्न, किस तरीके से हमें इंगेज करना है। जैसे 21st सेंचुरी की एजुकेशन करें तो 5E की बात करते हैं, मतलब E फॉर इंगेज, E फॉर एक्सप्लोर, E फॉर एक्सप्लेन, E फॉर इलेबरेट और E फॉर इवेल्युएट। तो किस तरीके से हम बच्चों को इंगेज कर सकते हैं। फिर है एक्शन, वाई लर्न, मतलब उसका प्रभाव क्या होता है, किस तरीके से हम एक्शन में लेके आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है वर्टिकल ओरिएंटेशन ऑफ यूडीएल फ्रेमवर्क एंड गाइडलाइन, एक्सेस बिल्डिंग, इंटरनलाइज एंड गोल्स। इसमें भी आपको मल्टीपल मीन्स, रिप्रेजेंटेशन और इंगेजमेंट कर सकते हैं, यही इसकी गाइडलाइन है। ठीक है, प्लानिंग एंड असेसिंग कैरिकुला द बेस्ड ऑन यूडीएल, किस तरीके से जो कैरिकुलम है उसको आप असिस कर सकते हैं। ठीक है, यूडीएल के आधार पर। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, सबसे पहले तो नीड बेस होना चाहिए जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, फ्लैक्सिबल होनी चाहिए, अच्छे से बच्चे उसका उपयोग कर पाएँ, सभी उपयोग कर पाएँ, सबकी फुल्ली पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। ठीक है, जिस तरीके से वो असेसमेंट करना चाहें उस तरीके से असेसमेंट हो सके, ये सारी चीज़ें आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है? अगर क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, और अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, बट कमेंट ज़रूर करिए। और प्लीज़ ऐसे ही बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और मेरे चैनल को प्रमोट करते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, आप जो भी बोलेंगे कि आपको जो भी पढ़ना है वो मैं ज़रूर डालूँगी। ठीक है, स्पेशल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो मैं ज़रूर बताऊँगी। आपकी कोई भी क्वेरीज होंगी, कोई भी क्वेश्चन होंगे। बाकी ऑल द बेस्ट योर फ्यूचर एंड आगे बढ़ने के लिए, एंड आई होप आप आगे बढ़ो और सेकेंड ईयर में पहुंच जाओ, आप सभी पास हो, यही कामना करते। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया।